नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका त्रिनेत्रा पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराना चाहती हूं जिन्होंने सिविल सर्विसेज के इस कठिन सफर को ना सिर्फ जिया है बल्कि सफलतापूर्वक पार भी किया है। मैं बात कर रही हूं श्री अभिराज मिश्रा की, जिन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को पहले ही अटेम्प्ट में निकाला है और प्रेजेंट में एक सिविल सर्वेंट के रूप में कार्यरत भी हैं। सर, वेलकम टू द शो। You so much, Pooja, for सबसे inviting me on पहले your तो show. सबसे पहले तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, तो जैसा कि पूजा ने बताया, मेरा नाम अभिराज मिश्रा है। मैं बेसिकली आसनसोल एक टाउन है वेस्ट बंगाल में, वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। मेरे पिताजी रेलवे में कार्यरत है। और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हुई है सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। उसके बाद आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर इन डेटा साइंस और ईयर और सो। और इसी दौरान मैंने सिविल सर्विस की तरफ मेरा रुझान हुआ। और इट वाज ईयर वाज अराउंड 2020। तब से मैंने फिर प्रिपरेशन शुरू की। माय फोकस वाज ऑन यूपीएससी, but at the same time I was appearing for state services, West Bengal and Bihar both. So first attempt was my BPSC. UPSC तो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, but coming to BPSC, my first attempt was the 67th BPSC, in which I secured rank 83 in that, and I also appeared in 68 BPSC. Gave the mains, was scored the highest in the essay paper. And as far as WBCS is concerned, it was also my first attempt, in which I secured rank 17. और एट प्रेजेंट मैंने फिर वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस ज्वाइन किया। और करेंटली मैं पोस्टेड हूँ एज अ डेप्यूटी कलेक्टर साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। वाह सर, वेरी मोटिवेटिंग जर्नी। बहुत अ, सारे एस्पिरेंट्स को आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि सिविल सर्विसेज जैसे बहुत लोग सुनते हैं, खास करके अगर हम बिहार में रहते हैं तो हर किसी को जरूर ये सुनने को मिलता है कि सिविल सर्विसेज का तैयारी नहीं किया है। तो आपको कैसे मोटिवेशन मिली कि आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है? एक्चुअली मेरे केस में थोड़ा रिवर्स हो गया था। मतलब एक होता है ना कि बाकी फैमिलीज में पेरेंट्स की तरफ से आता है बच्चों के ऊपर कि सिविल सर्विस का तैयारी करो। मेरे केस में रिवर्स था। माई पेरेंट्स वेर स्पेक्टिकल स्टार्टिंग में। क्योंकि क्या हुआ कि जो हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हैं, और जैसे कॉलेज का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी एक बहुत फ्री कैंपस है, वहाँ पे लिबरल आइडियाज के ऊपर बहुत डिस्कशन होते हैं। So though I was engineer, but I was more attracted towards the discussions that were happening in the humanities sections. I used to take part in debates, MUNs होते थे वहाँ पे। और वहाँ पे आपका काफी सोशल वर्क की तरफ एक इंट्रोडक्शन होता है, जो कि बाकी कॉलेजेस में बहुत मुश्किल से मिलता है, मुझे एक्सपोजर। फिर उसी के दौरान मैंने इंटर्नशिप किया था आईआईटी कानपुर में। तो आईआईटी कानपुर में इंटर्नशिप के दौरान वहाँ पे एक सिविल सर्विस क्लब था। दिस वाज इन माय सेकेंड ईयर एंड। वहां से दैट इज द प्लेस वेयर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू सिविल सर्विसेज। उससे पहले आई न्यू देर आर आईपीएस आईएएस पोस्टिंग्स, देर इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड एवरीथिंग। बट ऐसा कुछ अट्रैक्शन नहीं था। आई वांटेड टू बिकम अ डेटा साइंस इंजीनियर, या फिर सॉफ्टवेयर में मैं कुछ करना चाह रहा था तब तक। दैट फॉलोड फॉर द 2 इयर्स। वहां से एक स्पार्क आया, वहां से मैंने सिलेबस देखा। मुझे लक्ष्मीकांत की पहली बुक मैंने उसी टाइम खरीदी थी, कोई सेकंड ईयर में। बट फिर वो बुक मतलब एक बुक सेल्फ में पड़ा रह गया। फिर फास्ट फॉरवर्ड फाइनल ईयर, वहाँ प्लेसमेंट हुआ, एंड दैट ईयर वाज कोविड 2020। had covid not been there, so I was working in a firm जिसका क्लाइंट बेस था यूएस में। तो यूएस का, और इट वाज प्लान दैट आफ्टर कोविड आई वाज सपोज टू मूव टू यूएस। बट ड्यूरिंग कोविड आई गॉट द टाइम टू एक बार रिसर्च कर ले, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का भी टाइम मिला था वहाँ पे। और द जॉब नेचर दैट आई वाज वर्किंग, जैसे डेटा साइंस फील्ड में, उस दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं हो पा रहा था। और फिर आई गॉट अट्रैक्टेड टू सिविल सर्विसेज। मैंने आई वुड लाइक टू मेंशन जस्ट वन नेम, विक्रम ग्रेवाल सर। तो हिज वीडियो like literally motivated me कि हाँ यार, ये this exam is achievable if you have got good writing skills, analytical skills, then this is a doable exam. And then I explored the exam की क्या क्या चीज ऑफर करती है। फिर I explored my service that I was currently in, कोई डेटा साइंस में क्या फ्यूचर है क्या नहीं है। देन आई डिस्कस विद माई पेरेंट्स कि मुझे ये चीज करना है। तो ये तो इसके साथ जॉब के साथ हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए जॉब छोड़ना पड़ेगा। इट वॉज अ वेरी टफ डिसीजन बिकॉज इट वॉज हाई पेइंग जॉब थोड़ा सा। तो
पेरेंट्स तो स्केप्टिकल थे कि सक्सेस रेट बहुत कम है, क्योंकि फैमिली का एक हिस्ट्री में भी होता है ना कि बहुत लोग एग्जाम दिए हैं बट 6 अटेम्प्ट हो गए, 7 अटेम्प्ट हो गए, हो नहीं पा रहा था। और यहीं से मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, मतलब तो सिंस हम डेटा साइंस स्टूडेंट हैं तो एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमेशा होता है। वी आर मेंट टू मेक प्लान्स लाइक दैट। तो आई मेड, तो दिस वाज आई थिंक द प्लानिंग स्टेज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन माय लाइफ, जिसके कारण मेरा मेंटल हेल्थ बहुत सही रहा था ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फेज। तो व्हाट वाज दिस प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वो ये है कि प्लान ए इज ऑब्वियसली योर आईएएस, व्हिच ऑल ऑफ अस टारगेट। Plan B is something which is easier than plan A, but it requires effort to achieve it. So for me, plan B was the state's services examinations. And if plan B fails, then comes the place of plan C. So plan C was returning back to corporate sector. So and then I figured out कि अच्छा ठीक है, कितने मैक्सिमम, एक होता है रूट कॉज एनालिसिस और एक होता है कि एंड टर्म एनालिसिस। एंड टर्म एनालिसिस इज कि व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। सो आई जॉटेड आउट द सिचुएशन, ठीक है, कि वर्स्ट दैट कैन हैपन आफ्टर इज दैट 6 अटेम्प्ट के बाद कहीं कुछ नहीं हुआ। तो वो 6 साल के मैंने प्लानिंग कर रखा था। दिस वाज इन 2020। आई हैड अ डायरी ड्रॉन 21 20 टिल 26, कि चलो 26 तक अगर कुछ नहीं हुआ तब देखते हैं, प्लान सी पे ड्रॉप स्विच किया जाएगा। तो सेम थिंग हैपेंड अकॉर्डिंग टू प्लान। फिर मैंने अपने स्ट्रेटजीज बनाए। ऑब्वियसली फेलियर्स तो आए, आपके जो एक्सपेक्टेशंस होता है कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में एटलीस्ट निकल जाना या फिर इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाना। तो इट डिडंट गो आउट एज पर प्लान। लेकिन एक जो होता है ना, ये जो मैं प्लानिंग स्टेज बताया, उसका इफेक्ट ये था कि लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में आई क्रैक इवन बीपीएससी एंड डब्ल्यूबीसीएस एट द सेम टाइम। तो ये था मेरा थोड़ा सा सिविल सर्विस की तरफ का जर्नी। तो सर अभी आपने मेंशन किया प्लानिंग का कितना बड़ा रोल होता है इसमें, स्ट्रैटेजी का कितना बड़ा रोल होता है इसमें, और हमने देखा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी भी क्रैक कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में डब्ल्यूबीसीएस भी क्रैक कर लिया। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी बीपीएससी, खास करके अगर हम बीपीएससी की बात करें और डब्ल्यूबीसीएस की भी, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? क्या आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया या आपने सेल्फ स्टडी को ज्यादा महत्व दिया? तो उसके पार्ट्स करके आते हैं, वो जो मैंने कहा ना कि प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पूरे आपका सिविल सर्विस प्रिपरेशन का 50% काम प्लानिंग कर देता है। तो मेरा मेरा जो प्लान था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी का। उसके बाद फिर अगर नहीं हुआ, उसके बाद फिर मैं स्टेट सर्विस की तरफ जाऊंगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मीन्स के जाने के बाद फिर हो नहीं पाया आगे। देन केम बीपीएससी। अब क्या है ना कि अगर आप प्लान कर रहे हो, आपका प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट है कि डब्ल्यूबीसीएस एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, तो फर्स्ट थिंग इज आप ये प्लान करो कि कौन कौन से एग्जाम आपको लिखने हैं। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनको लिखने कौन सा एग्जाम है। वो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन यूपीएससी के साथ वो एसएससी के एग्जाम दे रहे होते हैं। तो आपको दिक्कत नहीं है, बट आपको उसको प्लानिंग में इन्वॉल्व करना होगा। बैंकिंग एग्जाम दे रहे होते हैं, बहुत अलग एग्जाम्स है ये सब। तो आई मेड अ प्लान। आई सॉर्टेड आउट अ लिस्ट ऑफ 4 to 5 एग्जाम्स कि ये स्टेट एग्जाम्स में अपियर करना है। तो और यूपीएससी के अलॉन्ग साइड। तो ये जब मेरा लिस्ट सॉर्ट हो गया था, उसके बाद फिर आई जॉटेड आउट द कॉमन पॉइंट्स इन द सिलेबस। अब अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट एग्जाम्स, उसकी स्टैटिक सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहती है। स्टैटिक में हो गया आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जो बेसिक अपना इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। ये आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है। आपको रिसर्च किस पे करना है, ये आप किस टीचर से पढ़ो। आई डिड अ सेल्फ स्टडी, बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने सिर्फ बुक्स ही पढ़े। आई हेवली रिलाइड ऑन यूट्यूब लेक्चर्स ऑफ सम फेमस टीचर्स, आई विल बी नेमिंग देम। एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चन बैंक कहाँ से आप सॉल्व करोगे, क्या नहीं करोगे, सोर्स, ताकि आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप प्रॉपर वीडियो देखो, एक्सटेंसिवली देखो, 50 60 जितने भी देख सकते हो। फिर एक कॉमन लिस्ट मिलेगा आपको, उस लिस्ट के हिसाब से काम करो। सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो आता है ऑप्शनल का रोल। सिंस बीपीएससी में तो ऑप्शनल अब नहीं रहा है, बट उस टाइम काफी इंपॉर्टेंट रोल था ऑप्शनल का। यूपीएससी में तो अभी भी रैंक डिसाइडर ऑप्शनल ही है। अब ऑप्शनल आप कैसे डिसाइड करोगे, तो सब लोग बोलते हैं कि जो फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर जो मन लग रहा है सब्जेक्ट में वो ले लो। मैंने भी ये गलती किया, उसी कारण से आज यूपीएससी में मुझे उसका रिजल्ट मिला था। तो वो नहीं करना आपको, ठीक है। अगर आप वो देखो लास्ट 2 साल में कौन सी ऑप्शनल सबसे ज्यादा रिवॉर्ड हो रही है, किस ऑप्शनल में कितना एफर्ट देके आप कितना आउटपुट निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आपको कोई चीज पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप उसमें पीएचडी कर सकते हो। आप उसमें यूपीएससी के लिए
सेलेक्ट करना इट्स नॉट अ राइट डिसीजन। जैसे मेरा ऑप्शन हिस्ट्री था, आई टुक इट आउट ऑफ प्योर लव, बट उसको कवर करने में मुझे अराउंड 6 to 8 months लगे। दिस इज आई एम नॉट फैक्टरिंग इन द रिवीजन प्रोसेस, बस उसको कवर करने में। वहीं अगर आज के डेट में अगर आप मुझसे पूछते तो मैं शायद सोशियो एंथ्रो की तरफ शिफ्ट होता। तो और आज से अगर मुझसे कोई पूछता भी है कि कौन सा ऑप्शन लें, तो आई डायरेक्टली सजेस्ट देम आइदर गो फॉर एंथ्रो और सोशियो, बिकॉज ये दोनों ऑप्शन काफी रिवॉर्डिंग भी है, काफी कम टाइम लगता है, और आपका इनोवेशन का काफी स्कोप होता है वहाँ आंसर राइटिंग में। तो दिस वॉज अबाउट द टू थिंग्स, प्लानिंग एंड ऑप्शन। अब स्ट्रैटेजी की जहां तक बात है, तो सिंस आई वॉज डिसाइडेड कि मैं सेल्फ स्टडी ही करूंगा, उसका ही मैं रीजन बताता हूँ। बिकॉज आई हैड डन कोचिंग फॉर माई 11th 12th फ्रॉम कोटा इंजीनियरिंग का। सो आई रियलाइज दैट आई एम नॉट समवन जो किसी आउटसोर्स मटेरियल को लेके या कोचिंग मटेरियल पर रिलाई करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाता है। मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था, एंड आई टुक टाइम टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। मैं उस पर रिसर्च करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। देयरफॉर आई डिसाइड कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, भले मुझे जरूरत थोड़ा ज्यादा टाइम लगे। और मुझे इसका बेनिफिट मिला है आंसर राइटिंग के टाइम में, एस्से के टाइम में, काफी ज्यादा टाइम, बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट काफी क्लियर थे। इसलिए मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स भी, दिस टाइम आई गेव यूपीएससी प्रीलिम्स विदाउट इवन लुकिंग एट करंट अफेयर्स, तो उसमें भी प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाता है। अब बट सेल्फ स्टडी का जो नेगेटिव पॉइंट है कि आपको जो चीज कोचिंग वाले 1 वीक में करवाएंगे, आपको यहाँ पे 2 से 3 वीक लग सकते हैं। तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप एक बुक सोर्सेज अपने लिए डिफाइन करें और उसको मल्टीपल रिविजन करें। तो आई फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ 3 रिविजन, मतलब एटलीस्ट एग्जाम से पहले आपके 3 रिविजन होने चाहिए। मैटर ये नहीं करता आप कितना पढ़ रहे हो, बट कितना रिवाइज कर रहे हो। और इसका एक स्ट्रक्चर है, मतलब रैंडमली स्टार्ट नहीं कर सकते पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ना। दिस ये सब मैंने गलतियां की थी। मैं हिस्ट्री से शुरू किया, फिर पैरेलली पॉलिटी में घुस गया। पॉलिटी समझ में नहीं आ रहा है, हिस्ट्री से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्यों आया भाई मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों आया, साइमन कमीशन क्यों आया। तो सबसे इसका स्ट्रक्चरिंग है, ये मुझे मेरे थर्ड अटेम्प्ट में, जब यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट था, जब मैं सेलेक्ट हो चुका था, उसके बाद आफ्टर डिस्कशंस विद माय फेलो ऑफिसर्स, मुझे समझ में आया कि एक स्ट्रक्चर होता है हर चीज का। तो सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है, आज की डेट में अगर मैं किसी को बोलूँ, तो यू स्टार्ट विद ज्योग्राफी। अंडरस्टैंड व्हाई अर्थ इज फॉर्म, व्हाई योर यूनिवर्स इज फॉर्म, व्हाई सोलर सिस्टम एग्जिस्ट्स। तो इससे बहुत फिलोसफिकल भी आप हो जाओगे, बट अंडरस्टैंड स्टार्ट विद ज्योग्राफी। इसका इंपैक्ट आपको दिखेगा जब आप ऐसे राइटिंग करोगे, एग्जाम्पल्स फाइंड करने में। देन यू शिफ्ट टू हिस्ट्री। पॉलिटी इकोनॉमिक्स अभी आपको टच ही नहीं करना है, न्यूज़पेपर भी आपको टच नहीं करना है। ये सब बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में। ज्योग्राफी में आप टाइम दो, 1 2 महीना टाइम दो। हिस्ट्री में आप टाइम दो, 2 से 3 महीना टाइम दो। ज्योग्राफी में आप बुक्स का रेफर करोगे। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग इज द बेस्ट बुक एंड इज द ओनली बुक विच इज रेफर्ड बाय द एग्जामिनर्स। एनसीईआरटी पॉपुलर है, नो डाउट, वहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ना, तो एनसीईआरटी में बहुत हैphazard कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। तो या तो आप जीसी लियोंग पे रिलाई करो, और अभी तो यूट्यूब और चैट जीपीटी के टाइम में तो यूट्यूब में लेक्चर्स भरे पड़े हैं। आई स्टडीड ज्योग्राफी, पहले सेल्फ स्टडी किया, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, काफी कॉन्सेप्ट लिए हुए थे। बट एस्पायर आईएएस के अंकित सर, वो शायद अभी ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। ही हेल्प्ड मी अलॉट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, उनका ज्योग्राफी ऑप्शन भी था। एंड फॉर मैपिंग पार्ट आई रेफर टू सुदर्शन गुज्जर सर, सब अवेलेबल है यूट्यूब पे। आई थिंक ये दोनों वीडियोस अलॉन्ग विद जीसी लियोंग इज सफिशिएंट फॉर ज्योग्राफी। बट ज्योग्राफी में मैटर करता है क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके लिए बेस्ट सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी वाले नहीं, घट्टा चक्र की एक बुक आती है, उसमें सारे स्टेट्स के कंबाइंड वो रहते हैं, एंड इट इज द बेस्ट बुक फॉर योर प्रीलिम्स। उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। उस बुक को आप कम से कम 3 बार रिवाइज करो, जो मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ। तो इससे आपका ज्योग्राफी डन हो जाएगा। सेकंड आते हैं हम लोग हिस्ट्री के ऊपर। अब सिंस मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो मैं थोड़ा वाइड सोर्सेज रेफर किया हूँ, मुझे टाइम भी काफी लगा है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है या हिस्ट्री में आपको नॉलेज चाहिए अच्छा समझने के लिए कि कैसे चीजें फ्लो की, तो बुक वाइज मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ज्यादा बुक्स की तरफ रिलाई मत कीजिए। एनसीईआरटी वगैरह तो जरूरत ही नहीं है हिस्ट्री पढ़ने की। आप नॉर्मल वीडियो लेक्चर देखिए, जिस भी टीचर का आप देखें। मेरा सिंस ऑप्शनल था, तो आई रेड फ्रॉम हेमंत झा सर। इनफैक्ट लेवल अप आईएएस बोल के एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने अपने सारे लेक्चर्स अभी अपलोड कर दिए ऑनलाइन। इट इज द बेस्ट सोर्स फॉर हिस्ट्री, मतलब उससे अच्छा सोर्स कुछ हो ही नहीं सकता हिस्ट्री। अब बस वो लेक्चर्स देखिए, वो ऑप्शनल के लिए बना हुआ है।
वो लेक्चर देख के आप अपने नोट्स बना सकते हैं और आप घटना चक्र सॉल्व कीजिए, इतना सफिशियंट है। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको नोट्स की जरूरत है या फिर आपको एक बुक का रेफरेंस है, तो पूनम दलाल दहिया मैम की बुक आती है, एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, आप उनको रेफर कर सकते हैं। सेम पूनम दलाल दहिया मैम की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, बट स्पेक्ट्रम से बहुत बेटर बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की। बट मैं बोलूंगा बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बुक पढ़ भी रहे हैं ना, तो आप लेवल अप आईएएस की वीडियो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि ऑप्शन के लिए बना हुआ है, बट आपका इतना ज्यादा इंप्रूव करेगा ना क्वालिटी, और बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना फिर। तो थर्ड, फिर हिस्ट्री के बाद हम लोग पॉलिटी में शिफ्ट करेंगे। पॉलिटी में ना लक्ष्मीकांत बुक कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं है, मैंने पढ़ा है एक ही बार है, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी इस बुक। आप डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे जैसे पार्ट लिखे हुए हैं, पार्ट वन पार्ट टू, जैसे पार्ट वन में यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात किया हुआ है, उसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर का रेफरेंस आप उठाइए लक्ष्मीकांत। इफ आपको लक्ष्मीकांत टफ लग रहा है, विच इज वेरी नेचुरल क्योंकि वो लॉ के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस देखिए। और पॉलिटी में यूट्यूब में सरमत सर है, सरमत सर अभी अन अकेडमी पढ़ाते थे, उस टाइम बायजूस में थे, इंग्लिश में भी पढ़ाते हो। आई थिंक ही इज द बेस्ट टीचर जो आपको पॉलिटी समझा सकता है। मतलब आई जस्ट टेल द डिफरेंस जो अभी आया। बिफोर आई यूज टू मेक मिस्टेक्स इन पॉलिटी आंसर्स, एमसीक्यू, वही घटना चक्र विल बी द कॉमन बुक फॉर ऑल दी एमसीक्यूज, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत जगह पे क्लियर नहीं थे, डेफिनेशन पता नहीं थे चीजों पे। तो शर्मन सर से अगर आप पढ़ लोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ने के बाद फिर आप उनके वीडियो लेक्चर्स देख लोगे, आई थिंक उसके बाद फिर आपका मिस्टेक होने का चांस ही नहीं रहेगा। तो उनके जो भी वीडियोस है ना, एवरी वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज देयर ऑन सम अन अकेडमी के चैनल। फोर्थ, क्वालिटी, अभी तक आपको मैं पेपर सजेस्ट पेपर सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि अभी तक आप करंट अफेयर्स में घुसना ही हो। दिस विल टेक अराउंड 2 मंथ्स ऑफ योर टाइम। देन यू शिफ्ट टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मृणाल सर फेमस है, मैंने उनसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। बट कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि इकोनॉमिक्स में कैसे चीजें वर्क करती हैं, मॉडर्न टाइम्स में अभी गौरव अग्रवाल सर की एक बुक है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, दैट इज द हैंड्स डाउन द बेस्ट बुक। सर वाज आईएएस टॉपर ऑफ 2013 एंड आल्सो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है वो। बहुत अच्छी बुक लिखी है उन्होंने। इस बुक का इम्पैक्ट आपको तब पड़ेगा जब आप आंसर लिखोगे, मेंस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ये बुक। मतलब मेरे सारे आंसर्स इस बुक से ही थे, उसमें सब पॉइंट्स लिखा हुआ है, कौन से ग्राफ कब ड्रॉ करना है। इसमें मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स में आई हैड डिस्कशन विद द प्रोफेसर। उन्होंने कहा एक डिमांड एंड सप्लाई कर्व और पीपीएफ कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये दोनों कर्व में से अगर एक भी कर्व आपके आंसर में मिसिंग है, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट को आप सही से एड्रेस नहीं कर रहे हो आंसर राइटिंग में। ये सब कॉन्सेप्ट आपको एस्से राइटिंग में भी अगर आप इकोनॉमिक्स से पॉइंट लिख रहे हो, तो वहां भी काम आएगा। इकोनॉमिक्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा घटना चक्र मत कीजिए, नॉट वर्थ इट। उसके बदले आप विवेक सिंह सर की एक बुक आती है 550 क्वेश्चंस, वो हर यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले रिलीज करता है। वो बुक एंड वो सॉल्यूशन आप देख लीजिए। बुक पर पढ़िएगा विवेक सिंह सर का, बुक आप गौरव अग्रवाल सर का ही देखिए। ये जब आप कर लोगे ना, तब आपका ये होता है आपका बेस रेडी। नाउ यू कैन मूव टू करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आई डेंट रीड न्यूज पेपर एवरी डे। आई मोस्टली, मतलब मेरा बहुत स्विचिंग रहा है, क्योंकि मेरा 5 साल का जर्नी रहा है ना, तो मैं कभी करंट अफेयर्स पढ़ता था, कभी मैं विजन के लेक्चर्स देख रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। बट आई थिंक एक संतोष सर है ऑप्टिमाइज आईएएस, उनका एक वेबसाइट है, उसमें वो अपलोड करते हैं डेली न्यूज के डेली पॉइंटर्स। तो क्या मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस नोट्स या फिर ऐसा कुछ नाम है। इट्स अ वेरी गुड कंसाइज मटेरियल एंड ही इज वेरी कंसिस्टेंट। आप उसको रेफर कर सकते हैं अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो। बट अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन रीड हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज हिंदू हेल्प्स यू अ लॉट इन फिल्म्स। मीन्स में जो रोल है इंडियन एक्सप्रेस का वो नलीफाई हो जाता है। तो कीप, इफ यू वांट टू रीड न्यूज़पेपर स्टिक टू हिंदू। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, देन यू कैन रेफर टू ऑप्टिमाइज आईएएस डेली प्रैक्टिस नोट्स। और ये करंट अफेयर्स का हो गया। लास्ट, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आई एम नॉट द राइट पर्सन, बिकॉज मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है उसमें, अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग द घटना चक्र बुक। आई डेंट रेफर टू एनी बुक और टू एनी लेक्चर्स। बट जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं अभी, वो बताते हैं, शेविन सर है भारतीय आईएएस में, उनके साइंस एंड टेक लेक्चर्स काफी अच्छे हैं, तो यू कैन रेफर टू दैट। आई थिंक दिस कवर्स अप एवरीथिंग, उसके बियॉन्ड कुछ है नहीं, फिर राइटिंग प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस।
सर आपकी इतनी जो आपने टीचर्स का नाम लिया, जनरली लोग नहीं लेते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं टीचर्स का नाम लेना, या अपने सोर्सेज को इतने ओपनली लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू यू विल बी कि अभी 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है। आपने शायद पेपर देखा हो नहीं देखा हो, बट क्वेश्चन के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो थे वो काफी अच्छे थे। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी वो एक डाइसी सिचुएशन में है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट मेंस होने वाला है, जिनको अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, उसको कैसे एड्रेस करना है। साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो बीपीएससी का मेंस देने वाले हैं अभी, खास करके ऐसे लोग जो एनीवे मतलब जनरल कैटेगरी के लोग जो 85 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनको अपनी प्रेपरेशन की जर्नी को आगे ले जाना चाहिए? ये सेम सिचुएशन में भी था। लाइक जब मैं स्टार्टिंग अटेम्प्ट लिख रहा था आपने, तो वो फोमो एक होता है कि कितने आएंगे कट ऑफ। आप फालतू के डिस्कशन के पार्ट होते हो। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपको समझना पड़ेगा कि एंड गोल आपका है सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन लेने में प्रीलिम्स का जीरो रोल होता है। प्रीलिम्स हैज नो रोल इन सिलेक्शन। सिलेक्शन में मेन रोल है, 80% रोल है आपका मेंस का। तो मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब क्या होता है, मेंस इज अ वेरी, मतलब मेंस को लोग बहुत ओवर हाइप कर दिए, बट मेंस इज एक्चुअली वेरी सिंपल अगर देखें तो। इट इज मोर ऑफ अ मेंटल गेम देन फिजिकल गेम देन अ मेंटल गेम। क्योंकि उस दिन आप दो पेपर लिख रहे होते हो। उसके बाद फिर कौन सा पेन चूज करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं हर एक एस्पेक्ट पे टच करूंगा। बट वो जो एस्पेक्ट है कि फिल्म्स अगर नहीं हुआ हुआ तो क्या करना है, आई थिंक वो रिडंडेंट है। आप लोग को ये भूल जाना चाहिए कि कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। आप लोग को अपने मेंस का स्ट्रैटेजी पहले काम करना है। अब स्ट्रैटेजी से सबसे पहले ये नहीं है कि आप डायरेक्टली जंप करें सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर क्या है। पहले आप ये देखो कि किस दिन एग्जाम हो रहा है, एग्जाम का टाइमिंग्स क्या है। जैसे 9 to 12 हो सकता है, एक एग्जाम हो सकता है 2 to 5 हो, सेकंड फेज में एग्जाम है। कुछ हो सकता है क्वालिफाइंग पेपर से, जैसे हिंदी हो गए, जैसे ऑप्शनल में आपका एमसीक्यू हो गया वहां पे। इससे आप प्रायोरिटाइज करो चीजों को। जो चीज क्वालिफाइंग नेचर की है ना, उस चीजों को आप एक दिन या 2 दिन से ज्यादा का टाइम मत दीजिए। आप जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, आप उस पेपर को एक बार लिख कर। आपका ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज काफी अच्छा है, तो इससे आपको टेस्ट मिल जाएगा। आप ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी आप कर सकते हैं। आप हिंदी का पेपर उठाइए, आप वो पेपर लिख लीजिए। अगर आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं, गिव इट टू एनीवन, लाइक योर फ्रेंड। अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, पेपर आपका कंप्लीट हो जा रहा है टाइम पे, इसका मतलब आप पेपर क्वालिफाई कर लोगे मेन डे, मेन एग्जाम के दिन भी। तो आपका एक टेंशन हट गया वहां से। डू द सेम थिंग फॉर योर ऑप्शनल। आप अभी इसी वीडियो के बाद आप कल होके आप ऑप्शनल का एक लास्ट 68 से हो रहा है, तो आपके पास 3 पेपर हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के। अब वो पेपर लेके बैठिए। इफ यू आर स्कोरिंग अबव 40, लाइक अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, 35 से 45 के बीच में हो, देन आपको थोड़ा वर्क करने का जरूरत है। बट अगर आप इफ यू हैप्पीली क्रॉसिंग 60, तो आपको उसमें वर्क करने का जरूरत नहीं है। तो एक दिन के अंदर में आपका दो पेपर का ऑलरेडी ये चीज खत्म हो चुका है क्वालिफाइंग पेपर से। अब आपको इस पर सोचने की जरूरत भी नहीं है। इसका डिफरेंस मैं बता रहा हूँ क्या होता है। आपके साथ बहुत जन हैं जो मीन सेकंड टाइम या थर्ड टाइम लिख रहे हैं। बहुत जन सिलेक्टेड लोग लिख रहे होंगे। वो लोग इन पेपर्स पे टाइम ही नहीं देते हैं। आप सेम अब लेवल पे आ गए। अब आपको ये करना है कि आपको मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं वहाँ। मार्क्स मैक्सिमाइज कैसे होंगे, 3 पेपर है आपके पास, GS 1 2 एंड essay। तो इसमें से आप देखो कि सबसे कम एफर्ट में सबसे ज्यादा रिजल्ट किस पेपर में आ सकता है, विच आई थिंक फॉर मी वॉज essay। बिकॉज मुझे essay का थोड़ा बैकग्राउंड भी था, और 68 के टाइम में जब essay हुआ था, आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, 181 मार्क्स थे वहाँ पे। essay में आपको 3 essay लिखने हैं, ईच कैरीज 100 मार्क्स। तो 900 मार्क्स है, डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ डेज। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास अगर 90 डेज बचे हुए, एवरी 10 मार्क्स नीड्स 1 डे। वैसे करके आप डिवाइड करो, मार्क्स को उस तरह वेटेज दो। तो जैसे आप ये चीज कर लोगे ना, आपको दिखेगा कि एसए में आपके पास बहुत ज्यादा दिन बचा हुआ है, बट GS 2 में बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड ऑफ करना है। और लास्ट का 1 वीक आप छोड़ दो फॉर रिवीजन। मतलब बहुत लोग प्लानिंग करने के टाइम क्या करते हैं, लास्ट दिन तक प्लान करते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। आप संडेज को छोड़ो, संडेज को हटा दो कैलेंडर से, या सैटरडेज को भी हटा दो आप, आपके बेटरमेंट के लिए। और लास्ट के 1 वीक हटा दो, उसके बाद आप टाइम निकालो। फिर आप ट्रेड ऑफ करो। कीप संडेज फॉर योर रिवीजन। संडे को आप कुछ मत करना। आप टेस्ट सीरीज लिखो नहीं लिखो वो आपके ऊपर है, बट संडेज को होना चाहिए फॉर रिवीजन वट एवर यू हैव स्टडीड इन द एंटायर वीक।
अब सिंस मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे करने में पहले क्यों बोल रहा हूँ, उसका सोल रीजन है कि ऐसे में क्या है ना, आपको आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करने होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करना ओवरनाइट काम है नहीं, उसमें आपको टाइम लगेगा, आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा उसमें। अब आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने का एक टेक्निक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टास्क फ्रेमवर्क, थीसिस एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस फ्रेमवर्क। मेरा जो ऐसे राइटिंग पैटर्न था दैट फॉलोड द हार्वर्ड स्टाइल। यही स्टैंडर्ड, मतलब यूएस यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए ये स्टैंडर्ड ऐसे फॉर्मेट होता है। तो टास्क फ्रेमवर्क ये बोलता है कि अगर आप जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। नॉर्मली हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग पूरा ऐसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पे ही लिखते हैं, और उसमें डिफरेंट एग्जांपल दे देते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। बट यही यूपीएससी में भी चल रहा है, इसी कारण मार्क्स भी नहीं आ रहे लोगों के। दैट इज नॉट द राइट वे। एसए का राइट वे इज टू बिल्ड योर आर्ग्यूमेंट्स। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। सेकंड लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट कैन बी व्हाई इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट in which cases honesty is not the best policy. Is honesty the sole factor for the best policy, or it needs certain other factors like accountability, transparency वगैरह दिस दैट। तो ऐसे आपके आर्ग्यूमेंट बिल्ड होते हैं। 4-5 लाख आर्ग्यूमेंट बिल्ड करो, उसके बाद फिर आप सिंथेसिस में इन सबको सिंथेसाइज करके एक मॉडल प्रपोज करो कि चलो ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, बट ये हाफ ट्रूथ है, इसके साथ आपको डैश 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 भी चाहिए। फिर आप एग्जाम्पल दो। इंट्रोडक्शन में आपने जिस एनेक्डोट के साथ स्टार्ट किया था, सेम एनेक्डोट को अपने सिंथेसिस से लिंक करके एंड करो। तो ये प्रोसेस बोलने में इजी है, बट इट टेक्स टाइम टू डेवलप। तो आप मेरे वही बीपीएससी के ही कॉपी पढ़ सकते हो। फर्स्ट एसे और सेकंड एसे मैंने इसी पैटर्न पे लिखा था, बट थर्ड एसे में मुझे टाइम ही नहीं मिला कंप्लीट करने का। बट आप उसका इफेक्ट देखना, मार्किंग स्कीम का इफेक्ट देखना, फर्स्ट एसे और सेकंड एसे और थर्ड एसे मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर मार्क्स मिले हैं। तो ये क्या होता है ना कि एक बायसेस आता है जब आपका पेपर कोई चेक कर रहा है, और उसको स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड एसे अच्छे लगे, थर्ड एसे में नेचुरली वो आपका अगर 40 मार्क्स आ रहा है तो 45 तो मिल ही जाएगा। फर्स्ट एसे में लेट्स से यू आर गेटिंग 75 मार्क्स, यू शुड गेट 75-80 मार्क्स, बट वहां पे वो थोड़ा कम देगा। बट वो कंसिस्टेंसी देख के ना उसका बेनिफिट आपको थर्ड एसे में मिलता है। तो जब आप ऐसे लिख रहे हो ना, बहुत लोग ये करते हैं कि अच्छा इजी टॉपिक मिला है, लेट्स स्टार्ट विद सेकंड एसे। वो नहीं करना है आपको। फर्स्ट एसे लिखो, उसको बेस्ट बनाओ, और उसको ट्राई करो 1 घंटा में खत्म करने का। अब 1 घंटे में के लिए आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स आपको ब्रेन में टाइम देना पड़ेगा, जो बहुत स्टूडेंट नहीं करते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने बताया, वो आर्ग्यूमेंट्स आपको एक रफ पेज में लिखना है। ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे और ये एग्जाम्पल होगा शॉर्ट में, ये एनेक्डोट होगा और इससे मैं कंक्लूड करूंगा। इट हैज टू हैपन इन 10 मिनट्स, एंड राइटिंग हैपेंस इन 50 मिनट्स और 45 मिनट्स। तो ये आप करोगे फर्स्ट एसे के लिए, सेम फॉर सेकंड एसे एंड सेम फॉर थर्ड एसे। ये आई थिंक ऐसे समराइज कर देता है। बाकी इट्स ऑल अबाउट हाउ गुड एसेज यू रीड। यू आई विल सजेस्ट कि अगर आपको पढ़ना है, आप मेरे से तो पढ़ ही सकते हो, साथ में और भी जो भी टॉपर्स हैं जिन्होंने लिखा है उनके ऐसे आप पढ़ सकते हो। यूपीएससी में अगर मुझे सजेस्ट करना हुआ तो विक्रम ग्रेवाल सर, 2018 बैच के टॉपर, रैंक 51 ऐसा कुछ था, उनके ऐसे जरूर पढ़ना। और एक हर्ष शर्मा सर है, इज ऑल्सो एन आईएएस। इन दोनों कैसे तो आप पढ़ना, सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। अब देखना वो लोग आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कैसे कर रहे हैं, और फिर एग्जाम्पल कैसे सब्सटेंशिएट कर रहे हैं उसमें। दिस आई थिंक विल कवर योर ऐसे पार्ट। इसमें आप ज्यादा सोर्सेज मत रेफर करना, ज्यादा नोट्स मत रेफर करना, आप लिखना, क्योंकि आपका नॉलेज खुद बहुत ज्यादा है, बस उसको पुट करना है उसमें। ये आता है ऐसे। अब नेक्स्ट जो पेपर है अपना वो है GS1। तो GS1 में हिस्ट्री है, और मैं क्यों भूल गया हूँ अभी, GS1 में क्या क्या हिस्ट्री। हिस्ट्री है, कल्चर है, करंट अफेयर्स है और स्टैटिस्टिक्स। 3 सेक्शन में, एक स्टैटिक्स है, हिस्ट्री, और सेकंड सेक्शन क्या था, थर्ड सेक्शन। करंट, लॉन्ग अच्छा आंसर करेंट है उसमें ना। क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं। हाँ। हम्म। हिस्ट्री में एक्चुअली तो देखो, हिस्ट्री इज ऑलमोस्ट, तो पेपर इज आउट, मतलब हम्म। उसमें ऑन सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सिलेबस वाइज। उसके भी मैसेज में ऑप्शन हिस्ट्री था, तो मैंने उसके आंसर राइटिंग में ही मेरे सारे नोट्स के सारे पॉइंट्स कवर थे, तो आप मेरा आंसर कॉपी रेफर कर सकते हो वहाँ पे। और इस हिस्ट्री आंसर राइटिंग का ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, आप लोग इसको रेप्लिकेट कर सकते हो। देयर इज अ पैटर्न ऑफ राइटिंग आंसर। उसमें भी क्या होता है कि अगर आपसे पूछे अशोकन आर्किटेक्चर के बारे में, इट इज एक्सपेक्टेड इन इंट्रोडक्शन यू राइट फ्रॉम अ कंटेम्प्रेरी सोर्स।
कंटेम्प्रेरी सोर्स एज इन इफ यू आर राइटिंग अबाउट मॉडर्न आर्किटेक्चर, उसमें आप मैगजीन्स का रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने बात किया है आर्किटेक्चर के ऊपर। इफ यू आर राइटिंग अबाउट लेट्स से संथाल रेवोल्यूशन, तो संथाल रेवोल्यूशन उस टाइम लिखा हुआ जिस टाइम ये हुआ उस टाइम नहीं लिखा गया था, बट उसके जस्ट कुछ साल बाद उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए, मॉडर्न हिस्ट्री में आर्टिकल्स लिखे गए हैं उसके ऊपर, कुछ बुक्स लिखे गए हैं। तो ये आप होमवर्क करो। जैसे अरण्य अधिकार, एक महाश्वेता देवी की बुक है, जो ट्राइबल रेवोल्ट्स और बिरसा मुंडा पे लिखा गया है। दैट इज द बेस्ट बुक। ये आपको चैट जीपीटी दे देगा। तो अब जस्ट टाइप करना अरण्य अधिकार समरी इन चैट जीपीटी, आपको वो मिल जाएगा। इन सबको आप इंट्रोडक्शन में डालो। गांधी के बारे में अगर आपको लिखना है चंपारण सत्याग्रह में, तो उस टाइम अमृता बाजार पत्रिका में काफी अच्छा कवर किया हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अब अमृता बाजार पत्रिका का रेफरेंस देके आप लिख सकते हो। तो कंटेम्प्रेरी सोर्स को इंट्रोडक्शन में लिखना है। बॉडी में फिर आपको वही स्ट्रक्चरिंग जो नॉर्मल होता है जो सब करते हैं, और कंक्लूजन में आपको कनेक्ट करना है, बिकॉज हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। उस पर्टिकुलर इवेंट, जैसे दो क्वेश्चन आते हैं, या तो आर्ट एंड कल्चर होगा या नॉन आर्ट एंड कल्चर होगा, पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्वेश्चन होगा हिस्ट्री का। आर्ट एंड कल्चर में आपका कंक्लूजन होगा कि वो आर्ट एंड कल्चर आज के डेट में कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मौर्यन पिलर या फिर अशोक स्तंभ, इट इज एम्बलम ऑफ आर इंडिया। द अशोकन पिलर रेप्लिका हैज बीन प्लेस्ड अटॉप राष्ट्रपति भवन। तो ये सब आप दो तीन रेफरेंसेस दे सकते हो। अशोक चक्र इज सिंबॉलिक ऑफ वासुदेवन कुटुंबकम, या कुछ भी आप लिख दे रहा हूँ, आप मॉडर्न रेफरेंस दे देना। और नॉन आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन, आप कंटिन्यूटी एंड चेंज दिखाओ इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री। जैसे चंपारण अगर आप लिख रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री जैसे खेड़ा, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस में उसका क्या चेंजेस एंड कंटिन्यूटी रहा है, ये आप कंक्लूजन में लिखो। कंक्लूजन विल बी हाफ अ पेज, इंट्रोडक्शन विल बी हाफ अ पेज। हिस्ट्री के जो मार्क्स होते हैं ना, वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हिस्ट्री आई थिंक कवर कर देता है। करंट अफेयर्स आई थिंक आई डोंट हैव मच थिंग्स टू ऐड दैट, बट उसका इंट्रोडक्शन मैं वही बोलूंगा कि आप डेटा जरूर कोट करो, अगर डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो डेटा कैन बी स्मॉल डेटा और ब्रॉड डेटा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, और आपको मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आया, हो सकता है आपके पास ये नहीं पता हो कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में क्या है एम, क्या नहीं है, बट आपको ये पता है कि 17% इंडस्ट्रियल, मतलब 25% इज द टारगेट ऑफ लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग इन 2030। कुछ भी आपको मैन्युफैक्चरिंग के डेटा पता है, और टॉपिक इन क्वेश्चन आपको, आप उससे रिलेट कर दो उस चीज को। वी नीड टू अचीव दिस सो दैट इंडिया वांट टू बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब बाय 2015, ऐसा कुछ। तो इंट्रोडक्शन हैज टू हैव अ डेटा, ये तो मस्ट है। और कोई बोलता है कि आप डेफिनेशन लिखो, ये लिखो, लिख सकते हो। अगर व्हाट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज दिस, तब आप डेफिनेशन लिखो, बट वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो इंट्रोडक्शन में आप डेटा डाल दो, फिर आप बॉडी लिखो, और कंक्लूजन आप हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इकोनॉमी का कंक्लूजन है, तो आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट, या सेल्फ रिलायंस का टारगेट। सोशल क्वेश्चन है अगर, तो वहां पे आप महात्मा गांधी का अंत्योदय थ्रू सर्वोदय वाला स्कीम, या सर्वोदय थ्रू अंत्योदय वाला कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कॉन्सेप्ट डालो। पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो आप ये कॉपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ऑफ नीति आयोग इस पे एंड कर सकते हो। वैसे डिवाइड कर लो कंफ्यूजन। ये टॉपिक अगर आ रहा है, उसको आप फ्रेगमेंट करो कि क्लस्टर में किधर फिट कर रहा है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है। टेक्नोलॉजिकल अगर क्वेश्चन है तो आप एंड करोगे वही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में इट इज एक्सपेक्टेड कि 50% कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी ऑफ टेक्नोलॉजी। संजीव सिन्हा सर का स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ है। तो ये सब आपको करके रेडी रखना है कि इंट्रो कंक्लूजन मेरा रेडी होना चाहिए। बॉडी में लिख दूंगा एग्जाम में जाकर। और स्टैट्स तो इट्स लाइक स्टैट्स में कुछ बताने का है नहीं, आप प्रैक्टिस करो। अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो, तभी प्रैक्टिस का जरूरत है। स्टैट्स आप ट्राई करो हाफ एन आवर टू 35 मिनट्स में कंप्लीट करने का, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। 69 70th, लेटेस्ट 70th हुआ है ना, उसका स्टैट्स 70th में काफी मेंस अच्छा था। लेवल का आया था। हाँ। तो स्टैट्स में मेहनत करो। और एक्चुअली सर्विस में भी आपको सबसे ज्यादा काम अगर कुछ चीज आएगा तो वो स्टैट्स ही आएगा। तो इसलिए मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा, आप मेहनत कर सकते हो। ये हो गया आपका पेपर 1। पेपर 2 इज वेरी ट्रिकी, ये सबसे लेंथीएस्ट पेपर होता है। मेरे भी कुछ मार्क्स छूटे थे उसमें, जब मैं 68 का लिखा था पेपर। बट इसमें ना स्ट्रेटजी मैटर करता है बहुत ज्यादा। इसमें आप दो सेक्शन आप अच्छा कर सकते हो, थर्ड सेक्शन आपका खराब होगा ही। थर्ड 3 सेक्शन आप अच्छा नहीं कर सकते हो। जैसे पेपर 1 में यू हैड अ चांस ऑफ स्कोरिंग गुड इन ऑल द 3 सेक्शंस, बट पेपर 2 में ये चीज पॉसिबल है नहीं। पेपर 3 के लिए आप दो सेक्शन अपना चुन लो,
फॉर मी इट वाज साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटी मैंने थोड़ा सा बाद में रखा था। तो साइंस एंड टेक अगर आप, या फिर आप पॉलिटी चूज कर, जो भी आपके ऊपर ये है। इकोनॉमिक्स के केस में मैंने बता दिया, अगर आपको इकोनॉमिक्स के अच्छे आंसर्स लिखने हैं मेंस में, तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार एंड इंडिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके आप यूट्यूब पे 5-6 वीडियो देख रहे हो। मतलब दिस इज व्हाट आई यूज टू फॉलो, कि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। उसके ऊपर जो टीवी पे डिबेट्स हुए हैं, लाइक ट्रेडिशनल मीडिया पे नहीं, मतलब राज्यसभा टीवी, सब लेवल पे टीवी पे जो डिबेट्स हुए हैं, आप वो देखो। उससे आप एक ना व्यू पॉइंट बनाओ। अब इकोनॉमिक्स का आंसर लिखने के लिए जैसे आप गौरव अग्रवाल सर की बुक पढ़ोगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कि इंडिया का 100% जीडीपी में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 60% कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ कंजम्पशन, 30% कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जिसको हम जीएफसीएफ बोलते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड माइनस वो 2% इज ऑफ ट्रेड, मतलब जो वो CIG X-M जो होता है जीडीपी कैलकुलेशन। 60% कंजम्पशन कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में। बट हम लोग बार बार आर्ग्यूमेंट क्या रहते हैं, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम ये लाना चाहिए, वो लाना चाहिए। तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है? 10% है। उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। तो काउंटर साइक्लिकल मेजर्स, ये सब जो हम लोग बोलते हैं ना, इनका एक लिमिटेड इम्पैक्ट। बट अगर आप कंजम्पशन को टारगेट करोगे, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 60% ऑफ द जीडीपी। इसका इफेक्ट आपको दिख रहा है अभी। जैसे इनकम टैक्स स्लैब 12 लाख किया गया कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए, जीएसटी स्लैब्स में रैशनलाइजेशन किया गया कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट्स कम किया गया है। ऑल दीज आर लिंक टू कंजम्पशन। तो ये जो लिंकिंग वाला पार्ट है ना, ये आपको करना आना चाहिए। बिहार इज अ कंजम्पशन स्टेट, बट उसके पास, पीपल के पास डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए। तो मेरा फोकस है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाए कैसे। जस्ट वन एग्जांपल। तो आपको इस पर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना है, आप डायरेक्टली ज्यादा सोर्सेज मत पढ़िए। आप एक बुक पे स्टिक कीजिए, इकोनॉमिक सर्वे दोनों इंडिया और बिहार का साथ में लेके बैठिए। उसके बाद अपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कीजिए, उस पर सोचिए मखाना बोर्ड बिहार में बना है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रूट्स इलेक्ट्रिसिटी का क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट नहीं है। एक बहुत फंडामेंटल लाइन आता है कि अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हो 1 घंटा में, दैट मीन्स दैट द स्टेट इज डेवलप्ड। अमर्त्य सेन सर ने ये बात कही है। अब इस आर्ग्यूमेंट को यूज करो अपने आंसर्स में। तो जीविका का मेरा एक आंसर था 67 बीपीएससी में, जिसमें आई स्कोर्ड अराउंड 30 आउट ऑफ 38 मार्क्स, बिकॉज, और वो आंसर अब अगर देखोगे तो उसमें मैंने यही लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डाले हैं पूरे, कि जीविका एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है बिहार में। IAS कुंदन कुमार सर की चनपटिया मॉडल या बांका उन्नयन, ये रेवोल्यूशनरी है बिहार के लिए। आप इनको अपने आंसर्स में डालो, आपका आंसर नेचुरली बहुत अच्छा हो जाएगा बाकी के कंपैरिजन में। साइंस एंड टेक में भी सेम चीज करना है, बिहार के एग्जांपल्स डालने हैं, इंडिया के एग्जांपल्स डालने हैं। और पॉलिटिकल का केस में, पॉलिटी में यू नीड टू राइट अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स, ऐसा मुझे लगता है, आर्टिकल्स एंड स्कॉलर्स। अगर आप स्कॉलर नहीं भी लिख रहे हो तो आपका आर्गुमेंट बिल्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आई थिंक शर्मत सर, जो मैंने कहा, शर्मत सर हेल्प्स यू बिल्ड दैट। जैसे फ्लॉज इन डेमोक्रेसी, मैं जस्ट एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ टू दी लिसनर्स। फ्लॉज इन डेमोक्रेसी पे अभी आप बैठ के 10 पॉइंट लिखो कि क्या क्या इंडियन डेमोक्रेसी में फ्लॉज। अब इन डेमोक्रेसी में जो 10 फ्लॉज आपको मिलेंगे, उन 10 के आप डेटा तैयार करो, उन 10 के आप चैट जीपीटी मार के आर्ग्यूमेंट देखो। आपको फिर रटने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, वो नेचुरली निकलेगा एग्जाम में बस। तो ब्रॉड जो थिंग्स है ना एग्जीक्यूटिव, उसके लिए आपको आर्टिकल सारे याद होना चाहिए, मतलब सारे, आई थिंक द ब्रॉड आर्टिकल्स। और सेकंड, आपको स्कॉलर्स पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मिलन वैष्णव सर लिखते हैं मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। आप उनके लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट वर्क पढ़ लेना, चैट जीपीटी से देख लो, या फिर आप उनके समरी देख लो। फिर इस बार जो नोबेल प्राइज मिला है रॉबिन्सन एंड एस मोरलू, व्हाई नेशंस फेल, उनके आप आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस का उसमें लिखा हुआ है। फिर प्रकाश भानु मेहता, प्रताप भानु मेहता, क्रिटिक ऑफ इंडियन पॉलिटिकल, उसमें क्रिटिक में आप उनका नाम ले सकते हो। ऐसे करके आप स्कॉलर का एक लिस्ट बनाओ, उनके आर्ग्यूमेंट्स देखो, उससे आपको बहुत नॉलेज बेस बनेगा। बट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल के आंसर्स में, पॉलिटिकल आंसर्स में आर्टिकल से आपको शुरू करना ही करना है। कंक्लूजन आप बोल रहा था कि कंक्लूजन, तो पॉलिटी के आंसर्स में वही करना है, इंट्रोडक्शन विद आर्टिकल्स। बॉडी आप लिखो, बॉडी में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स डालो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स आपको कहाँ से मिलेगा? चैट जीपीटी अगेन कम्स टू रेस्क्यू।
मेक यूज ऑफ चैट जीपीटी टू द, वो बेस्ट एआई। जेमिनी वेमिनी किसी में मत जाना, चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज करो। उसमें अपने आंसर्स डालो, उसमें अपने क्वेरीज डालो। सिंपल प्रॉम्प्ट्स लाइक टॉप 10 सुप्रीम कोर्ट केसेस दैट एनहांस्ड आर्टिकल 21। फिर उसमें लिखो कि राइट स्कॉलर्स इनसाइट्स इन दैट। तो उनमें वो खुद जिया मोदी सर के, या फिर उस सर का मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं बहुत कोट करता था, गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट के जो ऑथर है। ये बुक की आप समरी दो, ये दो बुक की समरी आप जरूर करके जाना, गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट और ये 10 जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया बाय जिया मोदी सर। तो ये दोनों आप पढ़ लोगे तो आई थिंक एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। कंक्लूजन में इनका ही नाम लिख के आप लिखना कैसा ऐसा, या फिर आप कंक्लूजन में कोई पॉलिटिकल थिंकर जैसे जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर, उनको आप डाल सकते हो। बिहार के केस में व्हाट आई यूज टू राइट जेपी सर, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया। तो दैट एड्स अ फ्लेवर। उसके बाद इकोनॉमिक आंसर्स में वही डेटा से स्टार्ट करना है। और बॉडी में ना, जब आप इंट्रोडक्शन से बॉडी में स्विच कर रहे हो, मेक श्योर यू हैव अ ग्राफ। विदाउट अ ग्राफ एन इकोनॉमिक आंसर इज इनकम्प्लीट। तो दो ग्राफ है, आप लोग इसको स्टडी कर लेना। वन इज पीपीएफ कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व, और एक सेकंड ग्राफ होता है डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो ये दोनों ग्राफ को आप यूट्यूब पे देखना और किस तरह आप यूज कर सकते हो। डिमांड एंड सप्लाई कर्व इज अ वेरी सिंपल कर्व। और अगर एक बुक अगर मुझे सर्च करना होगा इकोनॉमिक्स में अपार्ट फ्रॉम ये, इसका आप समरी चैट जीपीटी से देखना, वो है एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इकोनॉमिक्स में मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ, ये आप जीपीटी जरूर देखना, ये आपको सर्विस में भी काम आएगा अगर आप थोड़े से सेक्रेटरी लेवल पे काम करोगे तब। वन इज दिस एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, उसकी समरी, उसकी लॉज, ये सब देख लेना। सेकेंड इज डेविड रिकार्डोस इकोनॉमिकल थ्योरीज। थर्ड आएगा आपका ये डब्ल्यूटीओ, और इसके फॉर्मेटिंग इज नेम, मैं याद करो बता रहा हूँ। और फोर्थ है फ्रेडरिक हाइक, एंड फिफ्थ ऑब्वियसली अमर्त्य सेन, कैपेबिलिटी अप्रोच एंड एवरीथिंग। कीन्स, तो जॉन मेनार्ड कीन्स, फ्रेडरिक हाइक एंड अमर्त्य सेन, इन पांचों का आप समरी, इनके आर्ग्यूमेंट्स। तो जॉन कीन्स ने क्या किया था, उन्होंने रूल ऑफ गवर्नमेंट, उसके ऊपर काफी अच्छा वर्क है उनका, कि काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी, ये सब उन्हीं का ब्रेन है। फ्रेडरिक हाइक इज नोन फॉर हिज रोल ऑफ आरबीआई, सेंट्रल बैंक्स का जो रोल है एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। तो जब भी रोल आएगा सेंट्रल बैंक का, तो आपको ये दोनों स्कॉलर को कोट करना ही है। अमर्त्य सेन इज द वन इन ऑल, मतलब वो उन्होंने सब चीज पे काम किया है। आप जरूर उनकी बुक्स पढ़ना या फिर उनके थ्योरीज पढ़ना। इकोनॉमिक्स में आपका एनरिचमेंट ऐसे ही हो जाएगा, आंसर में आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं होगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे तो है, उसको तो कोट करना ही इंस्टेंट। साइंस एंड टेक के केस में, अच्छा इसमें करंट अफेयर्स के लिए, मेंस के लिए स्पेसिफिकली, आई वुड हाईली रिकमेंड विजन आईएएस। आपके जो नोट्स हैं उसके अलावा विजन आईएएस की मेंस 365 ऑफ लास्ट 15 मंथ्स, मतलब मंथली मैगजीन के लास्ट 15 मंथ्स, उसमें फिल्टर कर लेना मेंस वाइज टॉपिक। और लास्ट मेंस 365 क्या बोलते हैं, मेंस 365 बोलते हैं ना उसको, मीन्स थ्री सिक्सटी मंथली मैगजीन फाइव में हाँ। लास्ट में आता है। हाँ हाँ। इसके अलावा और कुछ मैगजीन पे रिलाई मत करना। वो 67 के टाइम में परफेक्शन आईएएस की बुकलेट आती थी अभी भी आती है और वो। बिहार, हम्म। और बिहार रिलेटेड चीज। तो अभी भी चल रहा है क्या वो परफेक्शन आईएएस वाला? अच्छा है अभी, मतलब उसमें सारे रहते हैं। हाँ वो रहते हैं उसमें, थोड़ा एरर्स रहता है बट वैसे उसमें काफी अच्छा कवर किया हुआ अच्छा रहता है मटेरियल। तो आइदर करना आप, या तो परफेक्शन करना या विजन करना, या फिर परफेक्शन को बेस बनाना और जो विजन से कुछ चीज ऐड कर सको। मैं बहुत स्टूडेंट को देखता हूँ करंट अफेयर्स ही करते रहे हैं। नहीं जरूरत है करंट अफेयर्स करने की, परफेक्शन पे आप स्टिक करना अगर है तो। सेम फॉर ये साइंस एंड टेक। बट साइंस एंड टेक में आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, उसके लिए देयर इज दिस, बस यूट्यूब चैनल का अभी नाम नहीं याद आ रहा है। एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, या फिर कोई वो राज्यसभा टीवी का सबसेट है, इसमें साइंस के ऊपर डिस्कशन हुए हैं, कुछ डिबेट्स हुए हैं लास्ट ईयर के 4-5, वो उसमें मेंशन है। वो डिबेट्स आप जरूर देखिए। मोस्टली यही सब टॉपिक्स हैं, बायोटेक, स्पेस टेक, 5G, एआई। बट डिबेट्स में काफी डेटा जनरेट होता है और काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। राज्यसभा टीवी का ही, वो सांसद टीवी हो गया, उसमें साइंस एंड टेक को लेकर डिबेट्स है। आई थिंक दिस कवर्स जीएस2।
बट आप लिखो GS2 में, इट्स मोर अबाउट राइटिंग, जो कि आप ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है उसमें। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस जर्नी में होती है वो ये होती है कि जब हम सक्सीड नहीं कर पाते हैं, जैसे आज बहुत सारे लोग होंगे जो 71st का प्रीलिम्स जिनसे नहीं हुआ होगा, या 70th का मेंस में उनका नाम नहीं आएगा, या 69th में उनका नहीं हुआ, और मल्टीपल अटेम्प्ट्स के इस लूप में कहीं ना कहीं हम फंस के रह जाते हैं कि फैमिली प्रेशर होता है कि अब कुछ करना है। खुद को भी इंसान 3-4 साल देने के बाद उसको ऐसा लगने लगता है कि क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो आप इस चीज से, एक एस्पिरेंट कैसे डील कर सकता है इस पूरे फेज को, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रख सकता है इस फेज में, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस ये तो फैक्ट है, मतलब मैं मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ, और मैं समझता भी हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो बीन थ्रू दैट फेस जहाँ पे आप क्वेश्चन करते हो खुद का वर्थ को। मैं जस्ट बॉटम लाइन में यही बोलना चाहूंगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में प्लानिंग की बात कही ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, मोटिवेशन इस एग्जाम में कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब एक माइकल जॉर्डन का बहुत अच्छा रेफरेंस है। माइकल जॉर्डन से पूछा गया व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, वो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, मोटिवेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता अगर आपका प्लानिंग प्रॉपर है। जैसे डेफिनेटली ऐसा होगा कि आप इंटरव्यू में, लाइक मेरे वेरी क्लोज फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, he failed he has failed about almost all the exams at interview stage, 5 BPSC इंटरव्यू स्टेज में, UPSC में, ये वो दिस दैट, एंड स्टिल ही इज गोइंग ऑन। बट उसका जो मेन रीजन है ना, प्लानिंग हैज टू वेरी गुड। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जिट कब लेना है एग्जाम से, कब तक आपको कंटिन्यू करके चलना है। प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है आपका फैमिली सपोर्ट, जो ये सब एग्जाम का अनसंग पार्ट्स है। अब घर में पहले आप डिस्कशन कीजिए आफ्टर 25, मतलब, और क्या है ना कि ये सब जो सर्विसेज है ये बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड है, बिकॉज पहले के टाइम में लोग एक इंडिया वॉज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, पीपल का काफी रिलायंस था गवर्नमेंट के ऊपर। और जैसे जैसे इकोनॉमिक पैटर्न शिफ्ट हो रहा है ना, तो रिलायंस और सिविल सर्विस कम हो रहा है। तो सर्विस में आप जो सोच के आते हो आपको बहुत कुछ उसमें मिलता नहीं है। बहुत लोग सर्विस में आके फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे क्या सोच के आए थे, बहुत काम करेंगे, बट आप फाइल मूव कर रहा है, बस फाइल पे सिग्नेचर हो रहा है, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन टॉप लेवल पे हो रहा है। तो बहुत सारी चीज चैलेंजेस आपको आपका सर्विस भी आएंगे, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन आपका प्लानिंग भी बहुत, अब प्लानिंग करने के लिए जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो होना चाहिए, प्लान सी हैज टू बी देयर, कि अगर आपका नहीं हुआ, प्लान ए भी नहीं हुआ, प्लान बी भी नहीं हुआ आफ्टर दैट स्टिपुलेटेड टाइम, जैसे मैंने अपने लिए 5 साल दिया था, तो आपके पास एक प्लान सी होती है जहाँ पे आप वापस जा सको, जो आपको इकोनॉमिक स्टैंड करने में हेल्प करे। बहुत लोग पास प्लान सी होता ही नहीं है। अगर आप उससे पूछो क्या करोगे, बोला नहीं, देखा जाएगा, किया जाएगा, कुछ कर लेंगे। और आप ऐसे आंसर दे रहे हो ना, तो वो बंदा मेंटल ब्रेकडाउन होगा ही उसका एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम। प्लान सी एक आप तैयार करो, अपने स्किल्स बिल्ड करो, आप अपने आप को टेस्ट करो। नहीं पॉसिबल हो रहा है तो, मेरा अगर कोई छोटा भाई ये होता है तो मैं तो उसे यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर 3 अटेम्प्ट देके देखो, 3 साल देके देखो एक्चुअली, नहीं है, स्टार्ट स्किलिंग योरसेल्फ इन अ डिफरेंट फील्ड, गेट एनरोल्ड इन हायर स्टडीज, वहां से कंटिन्यू करो, या फिर पिकअप सम जॉब। जैसे मेरा मोस्टली फ्रेंड्स इंजीनियर रहे हैं, तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है काफी। बाकी फील्ड में थोड़ी सी कम स्कोप है, डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। तो अब जॉब में वापस रिलोकेट करो। मेरे काफी फ्रेंड्स ने किया है, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग देयर प्रिपरेशन एंड दे हैव मूव्ड बैक टू देयर जॉब्स इन डिफरेंट फील्ड्स। तो ये चीज करना चाहिए, बिकॉज वंस द एज गोज ना, क्या होता है कि 22 में जब आप प्लानिंग कर रहे हो, 22, 23, 21, ये सब स्टेज में, व्हेन इट हिट्स 26, 27, वो जो होता है ना गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी से हम लोग स्विच कर रहे हैं, तब फैमिली प्रेशर आता है, आप खुद के वर्क को क्वेश्चन करोगे। जब प्लान सी रेडी रहेगा ना, आपका ये सब फैक्टर वैसे ही नेगेट हो जाएगा। तो मुझे ये पता था कि ठीक है, मैं मेंस दे के आया हूँ, अब मैं जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ वापस, या मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, मैं जॉब ज्वाइन कर ले रहा हूँ। और वंस यू आर डन विथ योर बेसिक स्टडी, फिर सेम ही चीज का रिपीटेशन ऑल्सो मेक्स इट बोरिंग। वो सिलेक्टिव पर तैयारी करने में फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि नया चीज कुछ रहेगा नहीं, आप बस वही चीज कर रहे हो, उसी चीज को जाके लिख रहे हो, फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो, सल्किंग कर रहे हो। गर्ल्स के केस में डिफरेंट प्रेशर है, मैरिज का प्रेशर आता है, बॉयज के केस में इकोनॉमिक प्रेशर आता है आफ्टर 25, 26। तो आपको ये सारे फैक्टर्स ग्रुपिंग करके काम करना पड़ेगा। और यही है यार, मैं तो प्लानिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। मतलब मोटिवेशन मोटिवेशन मैं उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। अगर कोई वीडियो देख लिए, कोई मूवी देख लिए, कोई गाना सुन लिए,
और डिस्ट्रैक्ट सेकंड चीज है कि आपको डिस्ट्रैक्शन मिनिमम रखना है। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? लेट्स से सोशल मीडिया इज अ बिग नो। लोग कितना ही बोले कि आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड, बट सी हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। इस पे ये है कि अगर आपका ब्रेन को कुछ एक ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है तो रिडंडेंट है, और ब्रेन उस चीज को प्रोसेस करेगा। लेट्स आप पढ़ रहे हो, बीच में आपका एक व्हाट्सएप पिंग आ गया, वो आप में अंदर थोड़ा सा डोपामिन रश करता ही है कि देखते हैं क्या है। तो जितना हो सके आप सोशल मीडिया से दूर रहो, जितना हो सके आप एक ऐसे सर्कल में रहो जहाँ पे लोग एक्टिवली इन्वॉल्व है, और हर दिन आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो। मतलब एवरी टुमारो यू शुड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। डेफिनेटली ऐसा, क्योंकि एग्जाम को आप मैथमेटिक्सली अगर देखो, मैथमेटिकली तो 2% इज द सक्सेस रेट। तो 98 of them are somehow not being able to reach the position where they want to। अगर आप रीच भी कर गए, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी केस में होता है, हम लोग की सर्विस में भी होता है कि बहुत जन रेवेन्यू सर्विस में चलेंगे, आईआरएस मिल गया, इट्स अ हाईली टेक्निकल जॉब, इसलिए आप इतना रेजिग्नेशन देखते हो उसके बाद। सिमिलरली बहुत अदर सर्विस में ये केस आता है वहां पे। तो अगर आपको वो चीज रखना पड़ेगा हमेशा अपने साथ, एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक ये ट्रीट इट एज अ जॉब, हुआ तो बहुत बेटर, नहीं तो विल लुक टू डिफरेंट थिंग्स। मेरा यही फंडा था, मैं ज्यादा मोटिवेशन ये सब पे रिलाई करता ही नहीं। मतलब मेरे लिए मोटिव, अगर मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ तो हैड गुड फ्रेंड्स जिससे कभी मैं बात कर लेता था, डिप्रेशन वाले ही। तो ये आप कर सकते हो, बहुत जिनके पास आजकल फ्रेंड्स नहीं होते हैं, तो दैट इज अ सैड रियलिटी ऑफ अ जनरेशन। बट यही है यहाँ पे। तो सर, मेरा आखिरी सवाल आज का इस पूरे प्रोसेस को खत्म करने से पहले यही होगा कि अगर आपको एक लाइन का कोई सक्सेस मंत्रा देना हो, क्योंकि आप मतलब आपने वेस्ट बंगाल का भी सिविल सर्विसेज आपने क्रैक कर लिया, यूपीएससी का भी मेंस आपने दे दिया, और बीपीएससी को भी 2 बार, एक बार तो सिलेक्शन हो गया, दूसरी बार इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ गया। तो ऐसा क्या करें लोग जिससे कि मतलब लोग तो आजकल शॉर्टकट्स का जमाना है, लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि शॉर्टकट से इस एग्जाम में सक्सेस मिल सकती है, या जो प्रोसेस है उससे सबको गुजरना ही पड़ेगा? कि आपको टॉप रैंक लाना है ना, तो वो प्रोसेस आपको ग्राइंड करना ही पड़ेगा। मतलब ये मेरी जितनी इंटरेक्शन हुई है, जितने भी टॉपर्स रहे हैं, जितने भी ये, तो उन सब ने मेहनत किया है, मेहनत सब कर रहे हैं नो डाउट उसमें। बट मेहनत आपको सिर्फ रिजल्ट नहीं था, आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा आपको लिखने पे कितना मार्क्स मिलेगा। अल्टीमेटली व्हाट अल्टीमेट डिसाइड क्या कर रहा है, आपका मार्क्स डिसाइड कर रहा है वहां पे। तो आपका हर एफर्ट ये होना चाहिए, जैसे मैं इस चीज को बोलता हूँ कि अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं, तो उसका ये होना चाहिए कि अच्छा ये चीज पढ़ने से मुझे कितना मेंस के मार्क्स में इंप्रूवमेंट आएगा, आ सकता है। आप कोई भी चीज को इस तरह पढ़िए कि मैं उसको यूज कर सकूं मेंस का पेपर में, यूज करना ही है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि इसमें कि बोलते हैं कि मेंस इज नॉट अबाउट राइटिंग, इट इज अबाउट फिलिंग द पेजेस। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये चीज लिख के आऊंगा उसमें, मैं इस डेटा को लिख के आऊंगा, मैं इसी कंक्लूजन को लिख के आऊंगा। मतलब मुझे अभी भी अपने कंक्लूजन याद है, मैं उसको इतना बार वो करके गया था। प्रीलिम्स में भी सिमिलर अप्रोच रखना है। प्रीलिम्स में क्या है, बहुत लोग ये अप्रोच करते हैं कि कितने क्वेश्चन अटेंड करना है। भाई प्रीलिम्स इज अ वेरी सिंपल एग्जाम। आपके सामने 4 आंसर लिखे हुए हैं, 4 में से एक करेक्ट है, 3 रॉन्ग है। आपको वो रॉन्ग को ढूंढना है। हो सकता है आपके पास नॉलेज ना हो, जैसे आई यूज टू यूज अ लॉट ऑफ ट्रिक्स। मतलब आफ्टर माई इनिशियल अटेम्प्ट्स मैंने ये बनाया कि मुझे 150 में 150 क्वेश्चन तो करने ही है। मैं एक या दो छोड़ता था जो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि चारों में से कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हिंट भी नहीं मिल रहा है। तो वो जो स्मार्ट वर्क अप्रोच है ना, कि अगर कोई ऑप्शन यूनिक लिखा हुआ है, एक एग्जांपल है जैसे बत्तख मियाँ का एक क्वेश्चन आया था, तो आई यूज टू थिंक फ्रॉम एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि बत्तख मियाँ वो ऑप्शन में डाल ही नहीं सकता अगर वो करेक्ट नहीं होता। मेरा वो क्वेश्चन करेक्ट हुआ। सिमिलरली देयर वाज अ क्वेश्चन कि बॉम्ब फेंका गया था वहां से, फिर तो भागे थे, फायर क्रैकर्स ऐसा कुछ था, रात के टाइम हम्म दीवार तोड़ के भागे थे। हम्म 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 तो वो दो ही टाइम हो सकता है, या दिवाली या दशहरा, हम्म। इसी टाइम हाँ, पे वो भागे फुट। जयप्रकाश नारायण, क्विट इंडिया जयप्रकाश मूवमेंट। नारायण, हाँ। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। हम्म तो ये जो लॉजिक्स है ना, जो आपको एग्जाम के टाइम में सोचना पड़ेगा। आ, तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि स्टडी करते जा रहे हो आप, बट आप ये सब ट्रिक्स लगाओ वहाँ पे। अब सोचो कि अच्छा 4 में से एक करेक्ट है, कौन सा करेक्ट होने का ज्यादा चांसेस है। 3 को आप एलिमिनेट करोगे, ये तो रॉन्ग होगा, ठीक है मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ पहले। तो जब आप ये अप्रोच लेके जाओगे ना कि 150 क्वेश्चन मुझे करने हैं,
इतना पर्टिकुलर टाइम है, तब फिर आपको इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि नर्वसनेस ये वो दिस दैट। मैं एग्जाम से पहले ये सोचता था कि अच्छा इस इतना टाइम में मुझे इतना क्वेश्चन करना है। आई रिड्यूस्ड हाफ एन आवर फ्रॉम प्रीलिम्स। जैसे अगर 2 घंटे का पेपर है यूपीएससी का, तो मेरे लिए वो पेपर 1.5 घंटा का होता था। मैं अपने मॉक्स में उस तरह का प्लानिंग नहीं करता था कि 1.5 घंटा मुझे पेपर कंप्लीट करना ही करना है, 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। वो आधा घंटा का जो बफर टाइम मिलेगा ना एग्जाम में, दिस विल इंश्योर योर प्रीलिम सिलेक्शन। तो उस तरह मेंटली आपको चैलेंज करना है खुद को, मतलब अ, खुद के लिए, क्योंकि जिन्होंने बनाया है ये क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम है, उनका मेंटल कैपेसिटी और आपका मेंटल कैपेसिटी बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो व्हाई यू आर आउटसोर्सिंग द मेंटल कैपेसिटी टू समवन एल्सेज मेंटल कैपेसिटी? आप अपने आप वो डिसाइड करो कि 1.5 घंटा पेपर कंप्लीट कर देंगे। सेम थिंग हैपेंस विद मीन्स। यही है, मतलब इट्स ऑल अबाउट यूज मैथ्स इन योर लाइफ, यूज डेटा इन योर लाइफ टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। आप और एक और चीज मैंने इंपॉर्टेंट मिस कर रही है, मेंस में कौन सा पेन से आप यूज करो। मेंस में आई थिंक अगर आपको दो ही पेन है, पेंटल एंड पायलट V7। पेंटल 0.7 से मैं लिखता था। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है, छोटा है, नेचुरली ये पेन इसको बढ़िया कर देगा, क्योंकि उसका ग्रिप ऐसा है और उसका 0.7 एक थोड़ा मोटा इंक है, मतलब मोटा चलता है वो। ये दोनों के अलावा और कोई पेन से मत लिखना आप लोग एग्जाम में। ये बहुत That's all. सारे लोगों Thank के you. दिमाग में ये क्वेश्चन होता है, मुझसे भी कई बार ये पूछा जाता है मैम पेन पेन कौन सा यूज करना है। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली आंसर किया है। आई एम श्योर आपके इस जर्नी से, आपके इन बातों से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम अपने स्केड्यूल में से निकाल करके हमें देने के लिए। आई एम श्योर आपकी जर्नी से बहुत लोगों को जो अभी जो डाइसी सिचुएशन में फंसे हुए होंगे, कैसे करना है क्या करना है, उसका आंसर्स जो है वो उनको मिला होगा। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. Thank you so much. ओके। तो ये थे अभिराज मिश्रा, जिन्होंने अपनी जर्नी को बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया कि कैसे आपको इस प्रिपरेशन की जर्नी को आसान बनाना है। आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और ऐसे और कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।